झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरे चरण में झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और ज्यादातर सीटें संथाल इलाके की हैं, जहां पर अब तक जेएमएम का दबदबा रहा है। हालांकि बीजेपी जेएमएम के इस अभेद्य किले को भेदने की पूरी कोशिश में है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी नेता यहां पर प्रचार के लिए आ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दूसरे चरण में जेएमएम कितनी तैयार है, क्या चुनौतियां हैं और जेएमएम सरकार में वापसी को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और डेमोग्राफी सहित अन्य मुद्दों को जेएमएम लीडर महुआ भांजी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान क्या पता चला है, इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश मिश्रा को रिपोर्ट के रूप में आपके सामने। जेएमएम की कद्दावर लीडर महुआ माझी जी हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब तो सेकंड फेज की बारी है और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो दो थिंक टैंक लीडर्स हैं उनमें से आप एक हैं। क्या कुछ है इस बार सेकंड फेज को लेकर तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी ने जनता के लिए जो काम किया है वो पिछले 2000 साल में झारखंड बना। 17-18 साल भाजपा को मौका मिला यहाँ काम करने का। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल जी रहे, रघुवर दास जी रहे, 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे, लेकिन कुछ भी ऐसा काम नहीं दिखता जो झारखंड में हुआ है। तो इसीलिए जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार यहाँ बनी है, लगातार धरातल पर काम हो रहा है। जुमलेबाजी की सरकार नहीं है जो भाजपा जैसे मोदी जी ने कहा था 10 साल पहले कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेजेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक 15 पैसे भी नहीं भेजे। लेकिन हमारी सरकार ने कहा और तुरंत अकाउंट में मैया सम्मान योजना का 1-1 हज़ार आने लगा। अभी दिसंबर से घोषणा हुई है कि 2500 आएंगे। तो इस तरह से जितनी भी योजना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिया गया गरीब का। इसके अलावा जो आपका 200 यूनिट बिजली, मतलब 1400 रुपये हर महीने उनकी बचत हो रही है। और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, तमाम तरह की योजनाओं से यहाँ के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसलिए हमारी सरकार आएगी, क्योंकि हम लोग काम करके वोट मांगते हैं, हम लोग ऐसे जुमलेबाजी करके नहीं। बिल्कुल, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आएंगे, लेकिन एक सवाल है, वो मैं लंबे समय से सोच रहा था कि जब भी आप मिलेंगी मैं पूछूंगा। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी जेल गए, कल्पना सोरेन जी राजनीति में आई, लेकिन उसके पीछे संबल के तौर पर आप रहीं। जहां भी हमने देखा आप हमेशा उनके साथ मौजूद रहीं। कितना परिवर्तन फरवरी से लेकर अभी तक कल्पना सोरेन जी में, अगर क्योंकि कल्पना सोरेन की जब राजनीतिक लॉन्चिंग की बात होती है तो पीछे हमेशा महुआ माझी दिखती हैं, तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? हमारी पार्टी एक परिवार सा है। यहाँ हर पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। और ये तो हमारा कर्तव्य है। और जिस तरह से कल्पना सोरेन जी उभरी, पार्टी को संजीवनी की तरह ये आई हमारे पास, और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ इस समय पार्टी के साथ वो खड़ी रही और पार्टी को एक नया जीवन दान दिया। क्योंकि उस समय कई लोग जो थे, कुछ दल बदलू और इस तरह के लोग थे जो उस मौके का फ़ायदा उठा के पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया कल्पना सोरेन जी ने, और हिम्मत के साथ उन्होंने डटकर सामना किया। और यही कारण है कि आज तमाम लोग उनको इतना चाहने लगे हैं। हमने देखा कि एक ऐसी महिला जो बहुत कम बोलती थी, उनको मैंने देखा है कि बहुत कम बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना, और वो राजनीति में एकदम अलग दिख रही है। हेमंत सोरेन जी से मैंने सवाल पूछा, मैं गया था सीएम हाउस, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ जनता ने उन्हें बनाया है। तो आने वाले समय में अगर सरकार आपकी आती है, महुआ माझी जी की क्या भूमिका होगी, कल्पना सोरेन जी की क्या भूमिका होगी? देखिए, हम लोग पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे हम लोग निभाएंगे और पूरी ईमानदारी से, समर्पण के साथ काम करेंगे। पार्टी को मजबूत करना और इस राज्य में जनता को फायदा पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हाँ जी, बीजेपी के तमाम लीडर्स, चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, तमाम लोग आ रहे हैं और लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इसके अलावा कई सारे योजनाओं की बात हो, इसके अलावा डेमोग्राफी बदलने की बात हो, तो इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? देखिए, भाजपा सालों भर दिखती नहीं है, भाजपा के बड़े नेता दिखते नहीं हैं। ठीक जब चुनाव आता है तो वो बरसाती मेंढक की तरह यहाँ आके टर टर करने लगते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितने तरह के मतलब एक होता है ना, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड से नीचे जाके ये इस तरह के आरोप लगाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है।
देखिए, घुसपैठ की बात करते हैं। घुसपैठ कहाँ से हो रहा है? असम के रास्ते से हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री खुद आकर झारखंड के मुख्यमंत्री पर दोषारोप कर रहे हैं। बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी किसको है? केंद्र सरकार की है। अगर वो मान लीजिए चाइना से कोई हमारे देश में कहीं से भी प्रवेश करता है, तो इसके लिए आप राज्य सरकार को दोष देंगे कि आप केंद्र सरकार को दोष देंगे? केंद्र सरकार को ना। तो सही बात है कि अगर घुसपैठ हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं, तो आप उसे रोक क्यों नहीं रहे हैं? ये तो आपकी जिम्मेदारी है। आप रिजाइन कर दीजिए, हम लोग उसकी सुरक्षा कर लेंगे। तो जो गलती उनकी है उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं राज्य पर। भ्रष्टाचार के मसलों को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी या एनडीए का कोई भी नेता हो हमलावर रहा है। वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, उनके मंत्री जेल चले गए, पूरा का पूरा जो तंत्र है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इसको आप लोग कैसे ले रहे हैं? भ्रष्टाचार का शब्द शोभा नहीं देता बीजेपी को, क्योंकि मुझे याद है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हमारे अमित शाह जी ने कहा था, इनको कांग्रेस को दोषारोप करते हुए कहा कि मधु कोड़ा जैसे भ्रष्टाचारी को आप लोग रखें। और उसके 7 दिन 10 दिन के बाद उन्होंने उनकी पत्नी को भी पार्टी में लिया, उनको चुनाव भी लड़ाया और मधु कोड़ा जी को भी अपनी पार्टी में ले लिया। आपको पता होगा कि शरद पवार जी के परिवार से उन्होंने तोड़कर अपने यहाँ मंत्री भी बनाया। उसके 4 दिन पहले भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 70,000 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। तो जिसको जिसको भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप देखे होंगे कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सार्वजनिक किया गया, उसमें आप देखेंगे उसको स्टडी करके कि जिनके जिनके यहाँ ईडी और सीबीआई ने छापा मारा, हाँ, और वो जेल गए और या फिर नहीं भी गए, उनसे उनके हम मोटे मोटे चंदे लिए, हजारों करोड़ रुपए के चंदे उन्होंने लिए। तो भ्रष्टाचार का नाम लेकर ये लोग खुद भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं और खुद ये उनसे फायदा उठाते हैं। एक और सवाल, जिस भी सभा में जाते हैं बीजेपी के लोग, वो बड़ी प्रमुखता से उठाते हैं कि चंपई सोरेन के आप लोग नहीं हुए, सीता सोरेन जी के आप लोग नहीं हुए, और लंबी फहरिस्त गिनाते हैं कि आप अपने परिवार के नहीं होंगे तो फिर वोटर्स के कैसे होंगे, जनता के कैसे होंगे। देखिए, उन्हें पार्टी से निकाला गया था कि वो खुद से गए थे भाजपा के पास। भाजपा तो खुद तोड़फोड़ करके अपने पास लेके आती है। अगर मुख्यमंत्री के सवाल पर आप कहेंगे कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री उनको फिर से बने रहने दिया गया, ये बात है ना, तो मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उससे बहुत बड़े और सीनियर लीडर्स भाजपा में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया फिर से? लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया? मोदी जी क्यों बन गए प्रधानमंत्री? ये सवाल तो हम उनसे पूछते हैं, फिर आप झारखंड पर सवाल उठाएं। एक और सवाल, क्योंकि लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं अलग अलग 81 विधानसभा सीटों पर, ये भी कई जगह है कि कांटे की लड़ाई है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अगर स्थिति कुछ अलग होती है तो क्या बीजेपी और जेएमएम साथ आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आप लोग साथ में थे। ऐसा नहीं है, किसी भी हाल में ऐसा तो हमारी सरकार बन ही रही है, क्योंकि जिस तरह से जनता का रुझान आप देखिए ना, सभाओं में देखने से आपको पता चलेगा कि स्वतःस्फूर्त तरीके से जनता आती है हमारे कार्यक्रमों में। बीजेपी जैसे प्लांटेड नहीं है। रांची की बात करें तो रांची में एक छोटे से कस्बा नुमा मतलब एक गली में आप कहेंगे एक सड़क पर प्रधानमंत्री जी को अचानक आना पड़ा रोड शो करने के लिए, फिर भी भीड़ नहीं हुई। रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ेगा? उसमें तो 5 या 4 उनके विधायक थे। विधायक के साथ 200-200 करके 1000 कार्यकर्ता तो उनके अपने पार्टी के थे। और राजधानी है तो राजधानी में जितने बीजेपी के पदाधिकारी थे वो भी आ गए, तो वहाँ तो भीड़ 2000 की हुई होगी। तो 2000 में से तब तो उनके अपने कार्यकर्ता थे। आप शिवराज सिंह चौहान जी ने चुटिया में, जहां महादेव बंडा में एक सभा करने के लिए वो गए थे, वहां पर 2 दिन पहले मैं माननीय हेमंत सोरेन जी को ले गई थी। इतनी भीड़ थी कि उनके गाड़ी का दरवाजा तक नहीं खुल रहा था। और भाजपा की सभा में सिर्फ कार्यकर्ता थे और बहुत मामूली 100-200 थे। आपके बारे में अगर बात करें, क्योंकि देखिए महुआ माझी वो नाम है, हेमंत सोरेन, चाहे दिशोम गुरु जी हो, कल्पना सोरेन जी हो, बसंत सोरेन जी हो, उसके बाद आप परिवार की ही लगती हैं। लोग यही हैं कि भाई महुआ माझी भी उसी परिवार की हैं। एक और सवाल उठता है कि भाई बरहेट से चले गए, सुरक्षित है हेमंत सोरेन जी, गांडे से कल्पना सोरेन जी, बसंत जी दुमका से, तो बार बार 2014 में भी आप रांची विधानसभा सीट से आपने कॉन्टेस्ट किया था, फिर आपने 19 में भी फाइट किया था, फिर आप राज्यसभा गई, फिर आप रांची आ गई हैं। तो इस बार अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? और ये भी सवाल है कि सुरक्षित सीट क्यों नहीं चुन लिया? देखिए, मैं चैलेंज स्वीकार करना पसंद करती हूँ, और ये जो रांची सीट है वो भाजपा का बहुत ही सुरक्षित सीट रहा है, क्योंकि अभी जिनके खिलाफ मैं खड़ी थी वो 30 साल से यहाँ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, नगर विकास मंत्री, स्पीकर भी रहे हैं,
और राजधानी ऐसे भी माना जाता है कि शहरी इलाके भाजपा का है, ऐसा माना जाता है। लेकिन उस मिथ को तोड़ने के लिए मैं यहाँ से लड़ी हूँ और इस बार जीत सुनिश्चित है, क्योंकि जनता का रुझान, देखिए काम करना चाहिए, जनता से 1 to 1 संवाद करना चाहिए। जुमलेबाजी से हम लोग चुनाव नहीं जीतते हैं, हम लोग काम करके जीतते हैं। और रांची एक मिनी भारत है जिसमें पूरे देश के लोग रहते हैं। एक एक गली में आप घुस जाएंगे ना तो वहाँ 50 तरह के लोग मिलेंगे, कोई कॉमन भाषण तक आप नहीं दे सकते, क्योंकि मिनी भारत बोल रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन से जोड़कर कह रहे हैं कि कराची है, रांची नहीं, ये कराची हो चुका है। देखिए, ये तो भाजपा इस तरह का चुनाव के समय में उनका एक ही एजेंडा होता है कि धर्म के नाम पर आप एक दूसरे को लड़ाए। जैसे बटोगे कटोगे टाइप का नारा उन्होंने चारों तरफ दिया था और सारे दीवारों पर उन्होंने हर लैंग्वेज में बना के डाला था। तो इसका मतलब भाजपा संविधान की बात तो करती है लेकिन संविधान पर विश्वास नहीं करती। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर ही विश्वास नहीं है। क्या ये देश सिर्फ किसी एक जाति या धर्म का है? जब बाबा साहब ने खुद कहा इस देश में रहने वाले सभी नागरिक बराबरी का दर्जा सबको प्राप्त है, तो या तो आप संविधान को बदल दीजिए या फिर आप इस तरह का नारा लगाइए। तो ये मतलब दोहरी नीति अपनाती है, समझ में नहीं आता कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये खुद ही कहते हैं संविधान की हम रक्षा करते हैं और खुद ही कहते हैं बटोगे कटोगे। मतलब वो कह रहे हैं कि बटोगे कटोगे, जस्टिफाई भी इसे कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के ही कई नेता महाराष्ट्र में इसका विरोध कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन जी तो कहते हैं कि जहरीले नाग से भी खतरनाक हैं बीजेपी के लोग, उनको गांव में मत घुसने दो। संविधान का वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टी पर इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो किसी जाति या धर्म पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं कि जो कि एक दूसरे को लड़ाकर, उसमें आपने देखा होगा कि भाजपा के कार्यकाल में किस तरह से यहाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी, किस तरह से हिंदू मुस्लिम के साथ साथ वो ईसाई और सरना को भी आपस में लड़ा रहे थे। वो हर एक को लड़ाते हैं। उनको लगता है वो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा होगा, फूट डालो और राज करो। तो अरे वो तो परिवार को भी तोड़ रहे हैं। शरद पवार जी के परिवार को तोड़ दिया, तो हर पार्टी में परिवार को तोड़, हमारी पार्टी में भी परिवार को तोड़ दिया। उसी पर मैं आ रहा हूँ। सीता सोरेन जी, उनके ऊपर बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन जी महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, कल्पना जी बात करती हैं, उनकी पार्टी के नेता करते हैं, लेकिन अपनी ही जो परिवार की महिला हैं वो दुखी होकर दूसरी पार्टी में आ गई। और इरफान अंसारी आपकी पार्टी के जो कांग्रेस के जो नेता हैं उनके ऊपर कुछ उन्होंने कहा और हेमंत सोरेन जी चुप्पी साध गए, पार्टी के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। बिल्कुल, इसका विरोध तो हुआ है। महिला सम्मान का हम लोग पक्षधर हैं और अगर किसी महिला का कोई अपमान करता है तो उसका विरोध तो करते ही हैं, ये गलत है। लेकिन जो भी हमारी पार्टी से बाहर गया है वो अपनी मर्जी से गए हैं, भाजपा के कहने पर। भाजपा उनको तरह तरह से डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर या सब जवाब दिखाकर तोड़फोड़ करती है, ये उनकी पुरानी आदत है। चलते चलते दो छोटे सवाल है मेरे। एक है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कैंपेनिंग आप लोग कर रहे हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, कल्पना जी हो, आप हो, मीन्स जेएमएम ने ही पूरा मोर्चा संभाल रखा है। जिस तरह से एक सपोर्ट मिलना चाहिए था, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, वो दिखता नहीं है। या ये तो ऐसा हो सकता है कि हमें लग रहा हो, लेकिन इस पर विपक्ष भी सवाल उठाता है। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, हमारे यहाँ से सबको आमंत्रण है। अब कहीं पर कोई ज़्यादा कर रहा है, कहीं कोई कम कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है जिस जगह आपको दिख रहा है उस समय उस जगह उनकी उतनी ताकत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एक स्टोरी राइटर, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना और बहुत ही सहजता से राज्यसभा का भी सफर देखना, फिर अब विधानसभा का, और राज्य के पॉलिटिक्स में, और राज्य ही नहीं देश की पॉलिटिक्स में आप एक जाना माना नाम है। एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि सीपी सिंह आपके प्रतिद्वंदी, पिछली बार भी वो आपके प्रतिद्वंदी, लेकिन आपने आशीर्वाद लिया। हमने ये भी सवाल उनसे पूछा, वो तस्वीर भारतीय राजनीति में इधर दिख नहीं पाती है, ये क्या था? और अगर जीत जाती है तो फिर आशीर्वाद लेने जाएंगी कि नहीं? बिल्कुल, देखिए, मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। ऐसा भी हुआ है कि मंच पे राखी के समय में राखी भी बांधी हूँ पिछले चुनाव में। हाँ, और व्यक्तिगत ऐसा कुछ नहीं है, जो पॉलिटिकल है उतना। इसलिए आपने देखा होगा कि आज तक मैंने ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य उनके प्रति नहीं कहा। अमूमन जो राजनीतिक विरोधी होते हैं करते हैं। मैंने हमेशा सम्मान के साथ बात की, राजनीतिक बातें जरूर की कि उन्होंने 30 साल में क्या काम किया, ऐसा होना चाहिए था, ये जरूर की। क्योंकि देखिए, मैं एक राइटर हूँ
और मैं एक सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ। मैंने विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन के रूप में काम किया, जेएमएम की विमेन विंग की सेंट्रल प्रेसिडेंट 10 साल से ज़्यादा रही, और पूरे देश विदेश में मैं जाती रहती हूँ विभिन्न कार्यक्रमों में। अगर इतनी भी समझ ना हो कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक संतुलित और एक सौम्य, एक अच्छा व्यवहार जरूर होना चाहिए, क्यों नहीं तो राजनीति बहुत नीचे गिर जाती है। हमारे पार्टी में कल्पना जी भी है, हेमंत जी भी है, ये लोग कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करते। हमारे पार्टी पर इतने हमले हुए, लेकिन आज चंपैदा को इन्होंने तोड़कर वो ले गए, सीता जी को ले गए, लेकिन कभी भी आप देखिए कोई बयान किसी का, एक भी नेगेटिव बयान किसी के खिलाफ नहीं आया। उधर से आया लेकिन इधर से नहीं गया। तो हमारी पार्टी हमें ये शिक्षा देती है कि अपनी जबान को संभाल के रखो और सबसे अच्छा व्यवहार करो। पॉलिटिकल राइवलरी अलग चीज़ है, उसमें हम जरूर वार करेंगे, उसमें हम जरूर जीतेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों में हम लोग वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, और ये सीखना भी होगा बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें। अंतिम मेरा सवाल यही है कि अगर फिर से वापसी होती है सत्ता में जेएमएम की, तो सरकार का स्वरूप क्या होगा? और कुछ नाराजगी हमने जरूर देखी है कि युवाओं में नौकरी को लेकर नाराजगी है, कुछ महिलाओं में पेंशन को लेकर नाराजगी है, तो ये सारी चीजें कैसे आप दूर करेंगे और स्वरूप क्या होगा? देखिए, आपने देखा ही होगा कि किस तरह से मैया सम्मान लाकर, क्योंकि भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। यहाँ पर झारखंड में एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों के अकेले लगभग तस्करी की थी। प्लेसमेंट एजेंसियों की भरमार हो गई थी। नौकरी देने के नाम पर यहाँ की नाबालिग लड़कियों को, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे कोई भी हो, ले जाया जाता था। हेमंत सोरेन जी आने के बाद सबको रेस्क्यू कराकर वापस लाए, उन्हें तरह तरह के रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया, शिक्षा देने की, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, पढ़ाई बीच में ना छोड़े उसके लिए। उसी तरह से फूलो झानो आशीर्वाद योजना, अब ये जो मैया सम्मान योजना है उन्हीं को सपोर्ट देने के लिए है। 1,000 है, उसको फिर 2,500 किया जाएगा। तो ये करके उन्होंने काम किया। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। आपको पता होगा कि झारखंड के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए, जिसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान है, जहाँ पढ़ने के लिए बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। तो ये सब करके हम लोग काम कर रहे हैं ना, इसलिए जनता, हम लोग जब आएंगे तो जनता भरोसा करेगी। और आप देखेंगे कि झारखंड को किस तरह से इस देश का नंबर 1 राज्य बनाने में हम सभी लोग माननीय हेमंत सोरेन जी का साथ देंगे, क्योंकि उनका सपना है कि हम नीचे से दूसरे पायदान पर क्यों हैं पिछड़े राज्यों में, हमें नंबर 1 राज्य बनाना है। क्योंकि ये मिनरल्स यहाँ इतने हैं, इतने खनिज पदार्थ हैं, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, तरह तरह के, जो हम पूरे देश को सप्लाई करते हैं। अगर केंद्र सरकार कोयले की रॉयल्टी का बकाया पैसा ही हमारे स्टेट को वापस कर दे, जो कि 1,36,000 करोड़ है, जिसके लिए हेमंत सोरेन जी बार बार मांग कर रहे हैं, मैं भी राज्यसभा में ये बात उठाई थी, इसके बावजूद केंद्र सरकार नहीं दे रही है वापस।